शरीर चला जाता है लेकिन कुछ आवाजें हवा में ठहरी रह जाती है, देर तक, दूर तक और कभी कभी हमेशा के लिए। आशा भोसले की आवाज भी ऐसी ही एक आवाज है। नया दौर से तीसरी मंजिल, हरे रामा हरे कृष्णा से उमराव जान और इजाजत से होते हुए रंगीला और ताल तक। वक्त बदला, मंजर बदले, पीढ़ियां बदली, पर्दे पर नायिकाएं बदल गई, लेकिन आशा भोसले की आवाज हमेशा जवान रही। लेकिन उनकी आवाज की शोखियों के जिक्र में अक्सर उनके कठिन संघर्ष की बात कम होती है। सच तो यह है कि अपनी विलक्षण प्रतिभा के बावजूद आशा भोसले को लंबे वक्त तक नंबर 2 के पायदान से संतोष करना पड़ा, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 पर उनकी अपनी ही महान और दिग्गज बड़ी बहन लता मंगेशकर रही। लंबा वक्त लगा, लेकिन अपनी जिद और अपनी बेमिसाल प्रतिभा के दम पर आशा भोसले ने आखिरकार अपनी एक अलग पहचान बनाई। संगीत से आशा का नाता बचपन में ही जुड़ गया था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता और मराठी रंगमंच की एक सम्मानित शख्सियत थे। लेकिन जब आशा सिर्फ 9 साल की थी, तब पिता का साया सिर से उठ गया। बड़ी बहन 14 साल की लता ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली और फिल्मी दुनिया के मुश्किल गलियारों में अपना संघर्ष शुरू किया। जल्द ही आशा भी उस संघर्ष में उनके साथ हुई। 1948 की फिल्म चुनरिया से आशा भोसले ने अपना प्लेबैक करियर शुरू किया, लेकिन उन्हें अपना पहला सोलो सॉन्ग मिला अगले साल 1949 में। फिल्म थी रात की रानी। यही वो साल था जो बड़ी बहन लता मंगेशकर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला ने लता को रातों रात स्टार बना दिया, जहां से उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1950 के दशक में लता मंगेशकर तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगी। नौशाद, सी रामचंद्र, शंकर जयकिशन और एस.डी. बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों की लता मंगेशकर पहली पसंद बनी। वहीं जीतोड़ मेहनत के बाद भी आशा को वो मकाम नहीं मिल पा रहा था। उन्हें ज्यादातर उस दौर में कम बजट या बी ग्रेड वाली फिल्मों में ही गाने के मौके मिल रहे थे। अगर लता मंगेशकर निर्माताओं को नहीं मिलती थी, तो उनकी दूसरी पसंद गीता दत्त या शमशाद बेगम होती थी, आशा भोसले नहीं। इसके अलावा उनकी निजी जिंदगी भी तनाव से भरी रही। 16 साल की जब आशा थी, तो उन्होंने 31 साल के गणपत राव भोसले से अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। इस कदम ने दोनों बहनों लता और आशा के रिश्तों में एक शुरुआती दरार डाली थी, जो बरसों तक नहीं भरी, जिसका जिक्र आशा भोसले ने खुद अपनी जीवनी में भी किया था। आशा अपनी तनाव भरी निजी जिंदगी में फंसी रही, जबकि इन सालों में लता मंगेशकर बहुत आगे निकलकर हिंदी सिनेमा की बड़ी प्लेबैक सिंगर बन चुकी थी। लेकिन आशा की जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात हुई संगीतकार ओपी नैयर से। नैयर का मानना था कि वो लता मंगेशकर के बिना भी सुपरहिट संगीत दे सकते हैं। उन्होंने आशा की आवाज के लो नोट्स की गहराई को पहचाना और फिल्म नया दौर के जरिए एक इतिहास रच दिया। उड़े जब जब जुल्फे तेरी और मांग के साथ तुम्हारा जैसे गीतों ने आशा को पहली बार फिल्म की मुख्य अभिनेत्री की आवाज बनाया और उन्हें बी.आर. चोपड़ा जैसे बड़े कैंप का हिस्सा बना दिया। उसी साल, जिस साल नया दौर रिलीज हुई, यानी 1957 में लता मंगेशकर और एस.डी. बर्मन के बीच मनमुटाव हुआ, जिसने आशा भोसले की कामयाबी के नए दरवाजे खोल दिए। वो 5 साल जिसमें एस.डी. बर्मन ने लता मंगेशकर के साथ काम नहीं किया, आशा भोसले उनके कैंप की मुख्य गायिका बनकर उभरी। एस.डी. बर्मन, किशोर कुमार, आशा भोसले और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की चौकड़ी ने रोमानी और चुलबुले गीतों का एक नया दौर शुरू किया, जिसमें हाल कैसा है जनाब का, छोड़ दो आंचल और दीवाना मस्ताना हुआ दिल जैसे यादगार नगमे आज तक लोग याद करते हैं। एस.डी. बर्मन ने आशा को केवल शोखी और चुलबुलेपन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनकी आवाज की गहराई को तराशा। 1960 में 3 बच्चों के साथ आशा भोसले की शादी एक दुखद मोड़ पर टूटी। इस उथल पुथल के बीच संगीतकार ओपी नैयर के साथ उनकी बढ़ती नजदीकियों ने फिल्मी गलियारों में हलचल पैदा कर दी थी। लेकिन आशा भोसले के करियर का यह बेहतरीन दौर साबित हुआ। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को आइए मेहरबान, आओ हुजूर तुमको और ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा जैसे कालजयी गीत दिए। आशा को लता की परछाई से निकलकर एक बोल्ड और अलग अंदाज वाली गायिका के रूप में स्थापित करने का असली श्रेय ओपी नैयर को ही जाता है।
लेकिन आशा के कामयाब गीतों की लंबी फेहरिस्त के बावजूद हिंदी सिनेमा संगीत का हर बड़ा रास्ता अभी भी लता मंगेशकर की आवाज से होकर ही गुजरता था। नंबर 1 लता ही रही। आशा ने इसे एक चुनौती की तरह लिया और ठान लिया कि वो अपनी एक अलग पहचान बनाकर दिखाएंगी। और फिर 1966 में नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल के साथ आर.डी. बर्मन और आशा भोसले साथ आए और यहीं से उस रचनात्मक और रोमानी साझेदारी की नींव पड़ी जिसने हिंदी फिल्म संगीत की तासीर ही बदल दी। पंचम ने अपनी धुनों में पाश्चात्य मिजाज को पिरोया, लेकिन इन जटिल धुनों को निभाने के लिए उन्हें एक ऐसी आवाज चाहिए थी जो लचकदार हो और जिसमें जोखिम उठाने का साहस हो। आशा भोसले वो आवाज बनी। आशा की आवाज ने उस संगीत में एक बेबाक कशिश और आजाद ख्याली के नए रंग भर दिए। लेकिन पंचम की नजर सिर्फ पश्चिमी शोर शराबे तक सीमित नहीं थी। उन्होंने आशा की आवाज के उस विस्तार को भी पहचाना जिसे अब तक जमाने ने अनसुना कर दिया था। एक और पिया तू अब तो आजा और दम मारो दम ने आशा को कैबरे क्वीन या आधुनिक वेस्टर्न वाइब वाली गायिका के रूप में स्थापित किया। वहीं फिल्म इजाजत में इस जोड़ी ने मेरा कुछ सामान जैसे गीतों से यह साबित किया कि वो कविता के दर्द को कितनी खामोशी से बयां कर सकते हैं। पंचम की जुगलबंदी में आशा ने खुद को हर सांचे में ढाला, चाहे वो कैबरे की शोखी हो, रोमांटिक गीतों की चंचलता या शास्त्रीय बंदिशों की जटिलता। मगर नियति ने आशा भोसले के लिए एक और चुनौती चुन रखी थी, उनकी आवाज का वो कायाकल्प जिसने उन्हें एक गायिका से उठाकर एक लेजेंड के रूप में स्थापित कर दिया। ये फिल्म थी उमराव जान, जिसमें संगीतकार खयाम के सामने फिल्म पाकीज़ा जैसी महान विरासत के आगे एक नई लकीर खींचने की चुनौती थी। खयाम ने एक साहसी फैसला लिया और आशा भोसले को चुना, लेकिन एक सख्त शर्त के साथ। वो बोले, हमें गानों में आशा नहीं चाहिए। उनका इशारा था कि आशा को अपनी चिर परिचित शोखी और चुलबुलापन छोड़कर ठहराव भरी शास्त्रीय गायकी को अपनाना होगा। इस फिल्म की गजलें दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती और ये क्या जगह है दोस्तों जैसी गजलों ने दुनिया को आशा की आवाज का वो मखमली और संजीदा पहलू दिखाया जिससे अब तक सब अनजान थे। नतीजा इतिहास में दर्ज है। उमराव जान के लिए खयाम और आशा भोसले दोनों को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। वक्त का पहिया घूमता रहा, संगीत के साज बदलते रहे, लेकिन आशा भोसले की आवाज की ऊर्जा कभी कम नहीं हुई। बाद के वर्षों में ए.आर. रहमान के साथ रंगीला, लगान और ताल जैसी फिल्मों में उन्होंने फिर साबित किया कि उनके सुरों पर उम्र का पहरा नहीं है। जहां पुराने दौर के कई गायक संगीत के बदलते स्वरूप और रीमिक्स जैसी चीजों से नाराज रहते हैं, वहीं आशा भोसले ने अपने पुराने गीतों को खुद रीमिक्स करके उनका एल्बम निकाला ताकि नई पीढ़ी उस संगीत से रूबरू हो सके। आशा भोसले का सफर कांटों भरा रहा। अपनी ही बहन के विशाल साये से बाहर निकलने की जद्दोजहद रही, लेकिन आखिरकार उनकी जिद जीत गई और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वो हर रंग में ढल जाने वाली एक मुकम्मल कलाकार है। एक ऐसी आवाज जो कल भी जवान थी और जिसकी शोखी हर दौर की रूह को छूती रही।